सूडान में इस वक्त क्या हो रहा है? इंटरनेट पर इसके मुतालिक इंतहाई दर्दनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जिनको अल्फाज में भी बयान करना मुश्किल है। जिंदा लोगों को दफन किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, औरतों बच्चों को मारा जा रहा है जिनको ये तक नहीं पता कि इनका कसूर क्या है। गजा की तरह नस्ल कुशी जारी है, पर सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर मरने वाले भी मुसलमान हैं और मारने वाले भी सूडान के ही लोग हैं और मरने वाले भी। एक वक्त में अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क जो कि सोने और कुदरती मादनियात के पहाड़ों के साथ दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल होने की सलाहियत रखता है, आज इतना गरीब क्यों है कि इसकी 70% अवाम गरीबी और भूखमरी का शिकार है। इनकी आपस की खाना जंगी की कहानी क्या है जिसकी वजह से ये टूटकर दो हिस्सों नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान के अंदर तकसीम हुआ? क्या वाकई ही यूएई इस नस्ल कुशी को सपोर्ट कर रहा है अपने सोने की सप्लाई को बंद होने से बचाने के लिए? किन दो जनरल्स की इक़्तिदार की हवस और दौलत की लालच ने इस मुल्क को तबाही पर ला खड़ा किया है? इस वक्त सूडान के क्या हालात हैं और सबसे बढ़कर के इसका हल क्या है? आए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको आसान अल्फाज के अंदर टाइम लाइन से वो तमाम बातें बताएंगे जो कि मीडिया आपको वाज़ेह तौर पर नहीं समझा पाएगा। सूडान की खाना जंगी और तबाही आज की नहीं है बल्कि इसके पीछे पूरी कहानी है, और इसकी वजह जानने के लिए हमें तारीख और इसके जुग्राफिया को पहले समझना पड़ेगा। सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर वाक़या 2011 तक अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था, क्योंकि 2011 के बाद अवामी रेफरेंडम के मुताबिक इसको दो हिस्सों नॉर्थ एंड साउथ सूडान के अंदर तकसीम कर दिया गया। साउथ सूडान ने 9 जुलाई 2011 को नॉर्थ से आज़ादी हासिल की, जिसके अंदर ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग मौजूद हैं, जबकि नॉर्थ सूडान रेड सी के करीब मौजूद है जो कि मिस्र की सरहद से मिला हुआ है। इसका नॉर्दर्न हिस्सा दारफोर नील के किनारे पर मौजूद है, जबकि इसका ईस्ट यानी मशरकी वस्ती हिस्सा बैरे एमर के या फिर रेड सी के नजदीक मौजूद है, और इसी जगह पर पोर्ट सूडान भी मौजूद है। अभी ये जितनी भी लड़ाई और जंग हो रही है, जितनी भी तबाही हो रही है, वो इसी नॉर्थ सूडान के अंदर हो रही है, खसूसन दारफोर और अल-फशर के इलाके के अंदर। लिहाजा हम साउथ सूडान को छोड़कर नॉर्थ सूडान की बात करेंगे। इस मुल्क का कैपिटल है खर्तूम, और यहाँ पर कुदरती ज़खायर खसूसन सोना, मादनियात, तेल और गैस की भरमार है। लाखों टन सोने के पहाड़ मौजूद हैं जहां से बेतहाशा सोना हर रोज निकाला जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सूडान पर भी बरतानिया का कंट्रोल था, जबकि इसके बाकी हिस्से पर जो कि मिस्र से मिलता था यहाँ पर मिस्र का कंट्रोल था, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। इसको एंग्लो इजिप्शियन सूडान कहा जाता था। अब सूडान का मसला ये है कि यहाँ पर कोई एक कौम, एक नस्ल, एक ज़बान, एक मजहब के लोग नहीं है, बल्कि ये बहुत ही डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लोग भी मौजूद हैं, क्रिश्चियन भी, अरब भी, नॉन अरब भी, मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें, मुख्तलिफ किस्म की कौमें, मुख्तलिफ किस्म के कल्चर जो कि एक नहीं हो सकते। मगर जब दूसरी जंग अजीम के बाद साल 1956 के अंदर सूडान को आज़ादी मिली तो बरतानिया ने इसके साथ भी वही किया जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ किया था। अब मसला ये था कि सूडान के अंदर आज़ादी मिलने से एक साल पहले से यानी 1955 से सिविल वॉर चल रहा था, और इन लोगों का कहना था कि ब्रिटिश ने नॉर्थ साइड पर ही सारी डेवलपमेंट किया जबकि साउथ साइड को हमेशा नज़रअंदाज किया है। इसके अलावा इनका कहना था कि सूडान पर एक साथ दो ताकतों ने यानी बरतानिया और मिस्र ने इनको अपना गुलाम बना रखा है। इनके वसाइल और दौलत को अपनी मर्जी से जितना चाहे लूट रहे हैं, हालांकि इन तमाम वसाइल पर सूडान के लोगों का हक है। लिहाजा यहाँ की अवाम अब इन दोनों ताकतों से तंग आ चुकी थी और इनसे आज़ादी चाहती थी। अब बरतानिया क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद इतना कमजोर हो गया था कि मजीद इन मुल्कों पर कंट्रोल नहीं रख सकता था, लिहाजा इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह सिर्फ कुछ सीधी लाइनें डालकर इसके जोग्राफिया को, इनके कल्चर को समझे बगैर इनको इस तरह से तकसीम कर दिया कि ऐसे इख्तलाफात और झगड़े खड़े हुए जो कि आज तक खत्म नहीं हुए। आप जरा सूडान का मैप देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बच्चे ने होमवर्क से जान छुड़ाने के लिए स्केल लेकर बस सीधी लाइनें खींचकर पकड़ा दी हो कि ये लो तुम्हारा मुल्क। आज़ादी मिलने के बावजूद भी जो सिविल वॉर सूडान के अंदर चल रहा था वो 1972 तक यानी तकरीबन 17 साल तक ऐसे ही चलता रहा, जिसकी वजह से दोनों तरफ से लाखों सूडानी मारे गए। आखिरकार 1972 के अंदर ये अदास बाबा एग्रीमेंट के बाद खत्म हो गई। मगर मसला ये था कि इस एग्रीमेंट से सिर्फ 3 साल पहले यानी 1959 के अंदर जाफिर अल नमीरी नाम के एक डिक्टेटर ने मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया था, और ये 1985 तक हुकूमत में रहा। लेकिन आप जानते हैं कि फौजी क्योंकि एक सियासतदान नहीं होता, लिहाजा इसके गलत फैसलों की वजह से सूडान के अंदर एक बार फिर से सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। फिर इसके बाद टाइम आता है सूडानी मिलिट्री चीफ उमर अल बशीर का। इस बंदे ने प्राइम मिनिस्टर सादिक अल मेहदी को ओहदे से हटाया, और इसके बाद 1993 के अंदर सूडानी प्रेसिडेंट अहमद अल मीर गनी को ओहदे से हटाकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अब इस बंदे को अच्छी तरह से पता था कि जैसे मैं हुकूमतों का तख्ता उलट कर आ रहा हूँ, ऐसे कोई नया आर्मी चीफ आएगा तो रातों रात मेरी हुकूमत का भी तख्ता उलट देगा।
लिहाजा इस बंदे ने सूडानी आर्मी के बराबर एक ऐसी फोर्स बनाने का फैसला किया जो कि इसके मातहत रह सके, इसकी हुकूमत का तख्ता उलटने से रोक सके और इसकी हिफाजत इस तरह से करे कि इसको खुफिया इन्फॉर्मेशन ला कर दे कि इसके खिलाफ मुल्क के अंदर कोई बगावत तो नहीं हो रही, यानी कुल मिलाकर इसको हुकूमत में रहने में मदद कर सके, क्योंकि ये टीम इसके वफादार साथियों पर मुश्तमिल थी। और उमर अल बशीर का यही एक फैसला नॉर्थ सूडान के अंदर मौजूदा तबाही की वजह भी है, क्योंकि साल 2005 के अंदर कागजात के अंदर नॉर्थ और साउथ सूडान का बंटवारा हो गया था और 2011 के अंदर जाकर इनको अलग कर दिया गया और इस तरह से नॉर्थ सूडान का हिस्सा उमर अल बशीर के हिस्से में आया। और इसके कुछ ही टाइम के बाद उमर अल बशीर को खबरें मिलने लगी कि अवाम तुम्हारे खिलाफ हो रही है और कभी भी तुम्हारी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। और इसी एक खौफ की वजह से उमर अल बशीर ने अपने इन वफादारों को यानी इंटेलिजेंस फोर्स को नीम मिलिट्री के अंदर बदल दिया, यानी इनको हथियार और ट्रेनिंग देकर अपनी हिफाजत के लिए रख लिया, ताकि अगर मुस्तकबिल के अंदर फौज बगावत करे तो यही फोर्स इनसे लड़कर इसके तख्ता पलट को रोक सके। और इसी फोर्स को नाम दिया गया RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, जो कि इस वक्त नॉर्थ सूडान के दारफोर के अल-फशर शहर के अंदर कत्लो गारत और नस्ल कुशी मचाए हुए है और कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि साल 2013 से इस मुल्क के अंदर दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तो सूडान की अपनी आर्म फोर्सेस जिसका चीफ है जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान, और दूसरी है उमर अल बशीर की RSF जिसका चीफ था मोहम्मद हमदान दकालो मूसा, जिसको हेमेटी भी कहते हैं। अब हालत ये थी कि एक तरफ जहां पर सूडानी आर्म फोर्सेस बॉर्डर और सिक्योरिटी को देख रही थी, तो दूसरी तरफ उमर अल बशीर की RSF नॉर्थ सूडान का गोल्ड और मिनरल निकालकर इसके लिए खूब दौलत इकट्ठी कर रही थी और इसी गोल्ड को गल्फ कंट्रीज खसूसन UAE को स्मगल करके खूब पैसा कमाती थी। इसके अलावा उमर अल बशीर की ये RSF सिक्योरिटी का काम भी कर रही थी और इसके सियासी मुखालफिन को भी चुन चुन कर कत्ल कर रही थी, जबकि इन दोनों के दरमियान आम आवाम की हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी। भूख, गुर्बत और भूखमरी से लोग मर रहे थे, करप्शन, लूट घसूट से लोग तंग आ चुके थे। आखिरकार जब अवाम के सर से पानी ऊंचा हुआ तो 2015 के अंदर ये अवाम सड़कों पर उतरी और हंगामे शुरू हो गए और इन लोगों की डिमांड थी कि उमर अल बशीर को इक़्तिदार से हटाया जाए, यहाँ पर सिविलियन हुकूमत कायम की जाए, क्योंकि वो एक डिक्टेटर है। अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि वही RSF जिसको उमर अल बशीर ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बनाया था, जब इसने देखा कि अवाम उमर के खिलाफ जा रही है और इसके खिलाफ बहुत ज्यादा मुश्तिल है, तो खुद इसके चीफ ने सूडानी आर्मी चीफ के साथ मिलकर ये साजिश की कि हम दोनों मिलकर उमर अल बशीर का तख्ता पलट कर देते हैं और ये बेहतरीन टाइम है और फिर इसके बाद दोनों मिलकर हुकूमत को बांट लेंगे। लिहाजा हमने देखा कि साल 2019 के अंदर उमर अल बशीर की हुकूमत को खत्म करके इसको जेल में डाल दिया गया। सूडानी अवाम खुशी से सड़कों पर निकल आई, मुल्क के अंदर जश्न का समा था और लोगों को उम्मीद थी कि अब इनका अच्छा दौर आने वाला है। पर ये इन बेचारों की बहुत बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि ये तो बुरे से भी ज्यादा भयानक दौर की शुरुआत थी, क्योंकि उमर अल बशीर की हुकूमत को गिराकर अवाम को हुकूमत करने का हक देने की बजाय एक बार फिर से सूडानी आर्मी चीफ अब्दुल फातेह अल बुरहान सदर बन गया और RSF के जनरल हमदान दकालो को अपना नायब सदर बना दिया। अब इन दोनों ने मिलकर दुनिया को दिखाने के लिए और इनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए मिलकर एक आर्जी हुकूमत बनाई, जिसको ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल का नाम दिया गया। इस आर्जी हुकूमत ने वादा किया कि 3 साल 3 माह बाद हुकूमत अवामी नुमाइंदों के हवाले कर दी जाएगी और इसी एक वादे की वजह से सूडान के अपने आसपास के मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बने। यूनाइटेड नेशन, अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग और OIC ने इसकी हुकूमत को तस्लीम किया। और आपको बताता चलूं कि साल 2020 के अंदर इसी हुकूमत ने इब्राहिम अकॉर्ड के जरिए इसराइल को तस्लीम किया था और इसी वजह से इसके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बन गए। इस इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर ये शर्त शामिल थी कि इसराइल के इत्तेहादी पर जब भी कोई हमला होगा तो इसराइल इसकी मदद करेगा। मगर आप देखें कि जब से सूडान में तबाही हो रही है, खाना जंगी हो रही है, लोग मर रहे हैं, इसराइल का इसकी मदद को आना तो दूर की बात, इस पर एक लफ्ज तक नहीं बोला, क्योंकि जाहिर है कि मरने वाले मुसलमान हैं। अब जो मुस्लिम मुल्क मुस्तकबिल के अंदर इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहे हैं, इनको भी इससे सबक लेना चाहिए। खैर, सिर्फ 2 साल के अंदर इन दोनों ने ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और इन दोनों को माल और हुकूमत की ताकत की लत इस कदर लग गई कि अब वो इसको छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आप जानते हैं कि एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। सूडानी मिलिट्री चीफ अब्दुल फातेह अल बुरहान ने अपने करीबी लोगों को, जो कि उमर अल बशीर के साथी थे और अरब मुसलमान थे, इनको बड़े सरकारी ओहदों पर बढ़ती करना शुरू कर दिया। और जब इसने RSF को भी सूडानी मिलिट्री के अंदर जम करने की बात की तो इन दोनों जनरल्स के दरमियान इख्तिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि दोनों इख्तिदार के लालची थे। आपको बताता चलूं कि हेमेटी या फिर हमदान दकालो अरब नहीं है, बल्कि दारफोर के एक बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक रखता था। इस बयान के बाद उसको ऐसा लगा कि अरब के एलीट लोगों ने हम पर हुकूमत करके हमको दीवार से लगाने की कोशिश की है।
लिहाजा इसने खुद पूरे सूडान पर कब्जा करने के लिए दारुल हुकूमत खर्तूम के अंदर 15 अप्रैल 2023 को सूडानी मिलिट्री चीफ अब्दुल फातेह बुरहान के घर पहुंचकर अपने लड़ाका के साथ इसके घर पर हमला कर दिया, लेकिन अब्दुल फातेह किसी तरह से बच निकला और उस टाइम के बाद से इन दोनों के दरमियान इक़्तिदार के लिए बाकायदा जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी कीमत सूडान की आवाम अदा कर रही है। ये दोनों जनरल एक दूसरे से बदला लेने के लिए अपनी अना के अंदर हुकूमत पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे का कत्ले आम कर रहे हैं और इस जंग की चक्की के अंदर बेचारी आम आवाम पिस रही है। अभी ये दोनों जनरल इंतहाई करप्ट और लालची हैं, क्योंकि दोनों के मातहती सूडान की सोने की कानों से खुफिया तौर पर सोना स्मगल किया जाता है। लेकिन साथ साथ ये भी सच है कि जो फोर्स सूडान के लोगों पर जुल्म कर रही है वो दरअसल RSF है। यही वो फोर्स है जो कि दारफूर के बड़े इलाके के अंदर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करके फख्र से इसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है, वरना हमें इस तरह जुल्म बर्बरियत के मंजर कभी देखने को ना मिलते, क्योंकि यहाँ की आवाम इतनी गरीब है कि इनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है। एक एक दिन के अंदर हमेटी यानी अमदान दकालो के लोगों ने 20-20 हजार लोगों को बेगुनाह कत्ल कर दिया, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सैटेलाइट से भी देखी जा सकती हैं। पर फिर भी ये दोनों खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन दरहकीकत ये दोनों ही जालिम, फासिक और फसाद फिल अर्ज करने वाले हैं। अब्दुल फातेह बुरहान को क्योंकि सदर बनाया गया था, तो इसी वजह से इसको अमेरिका, इसराइल, अरब लीग, यूनाइटेड नेशन इन सब की सपोर्ट हासिल है और सऊदी अरब भी इसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये जंग सूडान से निकलकर दरिया पार करके सऊदी अरब के अंदर दाखिल ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ RSF को UAE और रूस की सपोर्ट हासिल है। अब UAE इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये RSF की तरफ से आने वाले इलीगल सोने को नहीं खोना चाहता, इसकी सप्लाई को बंद नहीं करना चाहता, फिर चाहे इसके लिए लाखों लोग ही क्यों ना मारे जाएं। खबरों के मुताबिक लॉजिस्टिक के बहाने जहाजों के अंदर भर भर कर असला RSF की आर्मी को भेजा गया है, जिससे UAE ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन आखिरकार सबको ये पता ही है कि UAE का ये सस्ता सोना कितने सूडानियों का खून बहाकर यहाँ पर पहुंचा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुबई का 80% सोना यही सूडान से स्मगल करके दुबई के अंदर पहुंचाया गया, जो यहाँ पर दिन रात बच्चों और बड़ों से लेबर की तरह काम करवा कर निकलवाया जाता है। और जाहिर है कि RSF क्योंकि उमर अल बशीर के जमाने से ही सबसे ज्यादा गोल्ड की स्मगलिंग कर रही है, लिहाजा इसको बचाना UAE ने जरूरी समझा। गंदा है पर धंधा है। कितने शर्म की बात है, ये लोग क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। जबकि रूस इसको इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये रेड सी के अंदर अपनी एक बेस बनाना चाहता है ताकि अमेरिका और नेटो को काउंटर कर सके, और ये बेस होगी रेड सी के अंदर सूडान के एरिया के अंदर, जैसा कि आप मैप में ये देख सकते हैं। और वैसे भी अगर अब्दुल फातेह बुरहान को अमेरिका और इसराइल की सपोर्ट ना होती तो यकीनन रूस भी इसको सपोर्ट करता। और आपको बताता चलूं कि RSF को रूस ने इतना सपोर्ट किया है कि RSF को ट्रेनिंग भी दरअसल रूस ने ही दी है। यानी कुल मिलाकर सबको अपना अपना मफाद है, किसी को भी सूडान के अंदर अमन से कोई गर्ज नहीं है। सूडान के रेड सी पर मौजूद होने की वजह से और इस रास्ते का इंटरनेशनल ट्रेड रूट होने की वजह से हर कोई ये चाहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत आए जो कि इनके कंट्रोल में हो, इसकी दौलत को कैसे लूटा जाए। और अभी भी इन हालात के अंदर भी इसके सोने को लूटने की कोशिश हो रही है। जैसे कमजोर को देखकर ताकतवर जानवर इस पर टूट पड़ते हैं, बिल्कुल यही कुछ सूडान के साथ हो रहा है। और आप जरा गौर करें कि अल्लाह पाक ने इसलिए इंसानों के लिए माल को फितना कहा है कि इसकी लालच और दौलत की हवस इंसान को अंधा कर देती है। इसको पाने के लिए वो अपने मुसलमान भाई के कत्ल को भी कुछ नहीं समझता। और आप सोच कर देखें कि जहां पर सोने के पहाड़ हों, वहां की 5 करोड़ आबादी में से भी 70% आबादी भूख और गुर्बत का शिकार हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसा हकीकत में हो रहा है क्योंकि जिस मुल्क के चप्पे चप्पे के अंदर सोना बसा हुआ है, वही इस मुल्क के अवाम के लिए बदकिस्मती बन चुका है। अब इस वक्त बचाव का यही तरीका है कि तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस बात पर जोर दें कि RSF को एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करके इस पर पाबंदी लगाई जाए और एक इंडिपेंडेंट बॉडी को यहाँ पर इलेक्शन के लिए अपॉइंट किया जाए ताकि यहाँ पर वंस एंड फॉर ऑल इस मसले को खत्म किया जा सके। लेकिन जाहिर है कि ऐसा होना तब पॉसिबल है जब ये यूनाइटेड नेशन के मुल्कों के मफाद में हो। आप जरा गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया के हर इस मुल्क के अंदर बदअमनी, लूट, कसूट, करप्शन आपको नजर आएगी, जहाँ पर कुछ कीमती दौलत या फिर मिनरल्स मौजूद होंगे। और सूडान का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें ये नहीं चाहती कि सूडान के अंदर अमन हो, क्योंकि इस तरह से उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा रुक जाएगा। खैर, इस वक्त सूरत हाल ये है कि RSF दारफूर के हिस्से पर कब्जा कर चुकी है और इसके बाद आगे बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ इनका मुकाबला करने के लिए सूडानी आर्मी के पास एयर सपोर्ट तो मौजूद है। लेकिन जब तक UAE और रशिया RSF की सपोर्ट बंद नहीं करेंगे तो इनको रोकना इंतहाई मुश्किल है और मुस्तकबिल के अंदर खुदा न खास्ता इससे भी भयानक वीडियोस आपके सामने आ सकती हैं। लिहाजा आपका सिर्फ ये काम है कि आप इसके बारे में सोशल मीडिया पर अवेयरनेस दें, इस नस्ल कुशी को इंटरनेशनल फोरम पर डिस्कस किया जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे सूडानी भाइयों की मदद फरमाए और शहीदों को जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए।